तो भाग 3 था आपके पास मौलिक अधिकार, इसमें अनुच्छेद अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक का जिक्र है। और हमारे पास कुल मिला के 6, पहले 7 अब एक 6, एक हटा दिया है। राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था, संपत्ति का अधिकार, जिसको हटा दिया है बाद में। इसके बारे में कुछ विशेष बात है, हल्ला नहीं करो, विशेष बात है। जैसे सबसे पहले इसको लिया कहाँ से गया था? मौलिक अधिकारों से लिया गया था। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिया गया था? तो ये अमेरिकी संविधान से लिया गया था। अमेरिकी संविधान से लिया गया था, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। और वो भी उनका था राइट ऑफ बिल करके एक था, सॉरी बिल ऑफ राइट, वो भी उनके पास बिल ऑफ राइट करके था, उसी से लिया गया। दूसरी बात, जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये क्या होता है? मैग्ना कार्टा क्या होता है, क्लास के अंत तक पता ही चल जाएगा, ठीक है। मैग्ना कार्टा आप लोगों को, इसे भारत का मैग्ना कार्टा क्यों बोला जाता है, तो अभी बताते हैं। इसके बारे में विशेषताएं पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि आपको मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है। नहीं तो लास्ट में मैं बता दूंगा। दो चीज। अब बात आती है अधिकार। अधिकार तो ठीक हो गया, जो हमें मिले हुए हैं, लेकिन मौलिक क्या हुआ फिर इसमें? मौलिक के 2, 3, 4 मुख्य अर्थ हुए यहाँ पे। तो ये मौलिक अधिकार इसलिए जरूरी हुए ताकि किसी व्यक्ति के सबसे मूलभूत चीजों का विकास हो सके, ठीक है। ये इसलिए जरूरी हुए ताकि हमारा विकास हो सके, और वो विकास भी कैसा हो? संपूर्ण विकास हो, जिसको हम चहुमुखी विकास कह सकते हैं, या ऑल राउंड डेवलपमेंट। हमारा संपूर्ण विकास हो सके। संपूर्ण विकास तभी होगा जब किसी देश के अंदर किसी व्यक्ति का संपूर्ण विकास, कैसा विकास माना जाएगा भाई? उसका जो है भौतिक विकास है, हट्टा कट्टा रहे शरीर से, उसका बौद्धिक विकास हो, बुद्धि तेज हो, दिमाग हो, पढ़ाई लिखाई हो, अच्छी शिक्षा हो, उसका नैतिक विकास हो, आते जाके किसी की गर्दन ना पकड़े, थोड़ी नैतिक शिक्षा भी रहे उसके अंदर। इसके अलावा उसमें कुछ आध्यात्मिक विकास हो। ये 4 चीजें जरूरी है। तो किसी व्यक्ति का भौतिक विकास होगा, किसी बौद्धिक विकास होगा, नैतिक होगा, आध्यात्मिक विकास होगा, तो हम माना जाएगा कि उस व्यक्ति का जो है संपूर्ण विकास होगा। इसीलिए ये मौलिक अधिकार, क्योंकि इन विकासों में मदद करते हैं, किसी के भौतिक विकास में, बौद्धिक विकास में, नैतिक, आध्यात्मिक, मटेरियल वेलबींग, इंटेलेक्चुअल वेलबींग, और उसके बाद मॉरल वेलबींग और स्पिरिचुअल वेलबींग। तो इनकी वजह से किसी व्यक्ति का संपूर्ण विकास हो सकता है। अब बात करते हैं सीधे मौलिक अधिकारों की। मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? तो मौलिक अधिकार मूलतः 7, लेकिन बाद में एक हटा दिया गया, और अब कुल मिला के 6 हमारे पास मौलिक अधिकार होते हैं। तो पहला जो आपके पास 6 मौलिक अधिकारों के बारे में बात करते हैं, और इसमें लिखोगे आप लोग मूलतः 7, लेकिन अब वर्तमान में कितने हमारे पास मौलिक अधिकार हैं? केवल 6 मौलिक अधिकार। पहला मौलिक अधिकार आता है आपके पास समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार होता है, ये आते हैं 14 से लेके 14, 15, 16, 17, 18, 14 से लेके 18 तक के बीच में। इसके बीच में ओवरऑल 5 आर्टिकल आते हैं। मैं एक ट्रिक बताऊंगा, एक्चुअली पूछा जाता है इसमें से कौन सा समानता का अधिकार नहीं है, अनुच्छेद कौन सा समानता का अधिकार नहीं है, तो मैं बताऊंगा इसको कैसे याद रखना है। तो समानता का अधिकार, उसके बाद बचा, ये लिख लिया सब? हाँ सर, लिख लिया। फिर दूसरा आता आपके पास स्वतंत्रता का अधिकार।
इसके अंदर आते हैं आपके पास 19 से लेके 19, 20, 21, 22 तक के अनुच्छेद। उसके बाद आता है आपके पास तीसरा बचा आपके पास शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसके अंदर दो अनुच्छेद आते हैं आपके पास, 22 हो गया है, 23 से लेके 24 के बीच में। इसके अंदर 5, इसके अंदर 4, इसके अंदर 2। फिर उसके बाद होता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसके अंदर आपके पास 4 आर्टिकल आते हैं, 25, 26, 27, 28, यानी कि 25 से लेकर 28 तक है। 25 से लेकर 28 तक के। फिर आता है आपके पास धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बाद संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, इसके अंदर आपके पास 2 अनुच्छेद आते हैं, 28 हो गया, 29, 30। 29 और 30 ये कल हमने देखा भी, केवल भारतीयों को, भारतीय नागरिकों को मिला हुआ है। फिर उसके बाद अगला आता है 6 नंबर पर आता है संपत्ति का अधिकार, जिसको हटा दिया गया है। अब हटा दिया गया है। एक्चुअली ये कहानी कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच की लड़ाई की कहानी थी। इसकी भी एक सेपरेट कहानी है। वैसे संपत्ति का अधिकार या था आपके पास आर्टिकल 31 से, और इसको हटा दिया गया है। तो नंबर 6 पर आएगा आपके पास संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह था अनुच्छेद 32 के तहत, जिसके अंदर 4-5 प्रकार की रिट लगाई जाती है आपके पास, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शियोररी एंड कोवर्टो। इनको हम समझेंगे धीरे धीरे, फिलहाल के लिए इन्हें नोट डाउन करो। अब यहाँ पर मैंने बताया था एक्चुअली क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा जो है स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। तो हमें बताया आर्टिकल 19 से लेकर 22 के बीच में स्वतंत्रता का अधिकार होता है। अब ऑप्शन में 23 भी आ जाता है, तो फिर बड़ी मुश्किल होती है। इसको याद रखने के लिए तरीका है, ऊपर मैंने लिखा था 5 आर्टिकल आते हैं, नीचे 4, फिर 2, फिर आपके पास 4, फिर आपके पास 2। ये तो खैर हट गया है, इसको तो हटा दिया गया है 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम से। 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम से, संवैधानिक संशोधन अधिनियम से इसको हटा दिया गया है। 1976 के आसपास शायद था। 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 के आसपास के बाद इसको हटा दिया गया है। तो ये तो रहा नहीं, तो ये फिर बचा आपके पास, पहले में 5, दूसरे में 4, 2, फिर 4, फिर 2, फिर और 1। इसका एक्चुअली एक कोड जैसा बनाया है मैंने, 5, 4, 2। संपत्ति का अधिकार कब हटाया गया? 1978 के आसपास में 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम से हटा दिया उसको। ठीक है, प्रॉब्लम ये थी कि लोग संपत्ति का अधिकार होता था, मौलिक अधिकार को सीधा सुप्रीम कोर्ट में चला जा सकता है व्यक्ति। ठीक है, अगर किसी के पास छोटी छोटी कोई प्रॉब्लम होती है तो पहले क्या जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है, जिला सत्र न्यायालय। जैसे मान लिया हमने कोई क्राइम किया तो हमें सबसे पहले यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पे पेश किया जाएगा। लेकिन किसी व्यक्ति ने अगर ये, क्योंकि मूल अधिकार ऐसे होते हैं जिन पर आदमी सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट इसमें मना नहीं कर सकता कि मैं केस नहीं सुन रहा हूँ। ठीक है, तो उसके ऊपर बाध्यता रहती है कि सुप्रीम कोर्ट सुनेगा ही सुनेगा। तो संपत्ति का अधिकार था, तो लोगों के पास ये जब तक मौलिक अधिकार था तब तक लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता था, ना तो सरकार कुछ काम कर सकती थी, और लोग ऐसे भी चल देते थे बिना जोर जबरदस्ती के। अपनी जमीन है नहीं, चले गए, हमारा मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ कहते थे सुप्रीम कोर्ट। इसकी वजह से ये प्रॉब्लम को देखते हुए इस संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया 44वें संशोधन अधिनियम से। तो मैं कह रहा था कि ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से कौन सा समानता का अधिकार नहीं है। ठीक है, और ऑप्शन में आर्टिकल दे देगा 20, और ऑप्शन में दे देगा 21, ऑप्शन में दे देगा 14, और इसमें दे देगा आपके पास 30। तो आप इनको कैसे याद रखोगे? वैसे तो आपको धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते याद ही हो जाएंगे, लेकिन हम जानते हैं समानता का अधिकार के अधिनियम में
चार पांच आर्टिकल आते हैं, 14, 15, 16, 17, 18, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 2 आते हैं, फिर 4 आते हैं, फिर 2 आते हैं, फिर 1 आते हैं। तो एक मैंने यहाँ पे कोड जैसा बना दिया कि 5, 4, 2, 4, 2, 1। पहले में 5 आर्टिकल आएंगे और 14 से शुरू हो रहे हैं, तो 14, 15, 16, 17, 18 तक पहले में आ गए। फिर उसके बाद दूसरा स्वतंत्रता के अधिकार में 19, 20, 21, 22 तक के इसमें आ गए। 5, 4, 2, 4, 2, 1 करके इसको भी नोट करना, इसकी हेल्प लेंगे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ये क्वेश्चन पूछा जाएगा इनमें से कौन सा आपके पास स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। अगर आपको ये नहीं पता कि कौन सा आर्टिकल किससे डील करता है, तब भी आप थोड़ा मोटा इस चीज से उस क्वेश्चन को बना सकते हो। अगर आपको ये उनका सीरियल नंबर पता हो कि इसमें कितने आर्टिकल आते हैं से। अब हम बात करते हैं आगे मूल अधिकारों की विशेषताएं की। इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या खास होती हैं, या जो हमने शुरुआत में एक क्वेश्चन पूछा था, एक क्वेश्चन किया था कि इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए विशेषताएं पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसे इसका मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है नवाफल को। ठीक है, ये पढ़ते ही रहना। 3-4 क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 4 क्वेश्चन का मतलब होगा अगर आगे 8 मार्क्स, और वो भी बहुत ज्यादा मार्क्स हुए। ठीक है, आसान आसानी तो है वैसे भी। अब बात आती है इनकी विशेषताओं से। तो पहली बात आपके पास है कुछ मौलिक अधिकार। कुछ मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है। कल इसकी बात हम लोगों ने करी थी, केवल नागरिकों को प्राप्त है। कुछ मौलिक अधिकार केवल और केवल नागरिकों को प्राप्त है। कौन से? आर्टिकल 15 से जाति, धर्म, लिंग, जन्म के स्थान पर, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। लोक नियोजन के संबंध में अवसर की समानता, राइट टू अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल उसके बाद बचा था आपके पास अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता की आजादी 19 से, और शिक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी आजादी 28 और 29 से। 28, 29 और 30 से था आई थिंक सो। ये आर्टिकल, ये अनुच्छेद केवल और केवल भारतीयों को मिली है। ये पहली विशेषता है, इसलिए भारत का 28, 29, 30। दूसरा, ये आपके पास इन पर जो है हमारे देश का संसद इनमें कटौती कर सकता है या कमी कर सकता है। ठीक है, कैसे? तो लेकिन इस बात का ध्यान रखते हुए इनका जो मूल ढांचा है वो बदले ना। इसका मतलब क्या हुआ, संसद कुछ नियम को, फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकता है। ठीक है, जैसे हमें स्वतंत्रता का अधिकार मिला तो कुछ ऐसा केस बना कि जब संसद ने इनको कट कर दिया, कम कर दिया। किसको छोड़कर? 20 और 21 आर्टिकल को छोड़कर। अभी इनकी बात करते हैं कि ये होते क्या है, लेकिन मूल ढांचा नहीं बनेगा। मूल ढांचा का मतलब क्या होगा, पहले में हमारे पार्ट में 14, 15, 16 समानता का अधिकार बात करता है, तो समानता का अधिकार ही रहेगा। थोड़ा बहुत आमूलचूल परिवर्तन किया जा सकता है, ना कि बिल्कुल आप हटा दोगे, ये है ही नहीं। ठीक है, मूल ढांचा कहलाएगा वो। एक्चुअली यहाँ पे एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन होता है, लेकिन फिलहाल आप ऐसे समझो कि जो इसका मूल ढांचा है, माने जो संविधान ने हमें कुछ मौलिक अधिकार दिए उनको बदला नहीं जा सकता, थोड़ी बहुत परिवर्तन किए जा सकते हैं। मूल ढांचे को बदले बिना इनमें कटौती की जा सकती है। बना दिए, अभी देखता हूँ। हाँ, 2 मिनट। दूसरा पॉइंट है, ये असीमित नहीं है लेकिन वाद योग्य है। असीमित नहीं है लेकिन वाद योग्य है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ राज्य इन पर, राज्य यहाँ पर राज्य किसी राज्य से संबंधित नहीं है, यहाँ पर देश के संदर्भ में बोला गया है, स्टेट। राज्य इन पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है, राज्य इन पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। तर्कयुक्त लगाएगा, ऐसा नहीं कि मेरी मर्जी से चलने वाला भी। युक्तियुक्त प्रतिबंध होना चाहिए, और अगेन वापस से इसके मूल ढांचे में परिवर्तन के बिना। ठीक है,
मूल ढांचे में परिवर्तन के बिना केशवानंद भारती केस में बोला गया था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, मूल ढांचे का जो सिद्धांत था। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इनको सस्पेंड किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है, आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम डिस्कस करेंगे उसको। आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केवल अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य सभी को निरस्त किया जा सकता है, अन्य सभी को निलंबित किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। एक्चुअली राष्ट्रीय आपातकाल तब लगता है जब हमारे देश का युद्ध वगैरह चल रहा होता है किसी के साथ, ठीक है, तो हम तब 20 और 21 अनुच्छेद को छोड़ते हुए बचे हुए सबको सस्पेंड कर सकती है। माने तब किसी व्यक्ति को अगर जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है तो ऐसे केस में जब हमारा देश किसी से युद्ध हो रहा हो तो आदमी सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, क्योंकि यह अनुच्छेद तो आप क्या हो गया, सस्पेंड हो गया जब किसी के साथ युद्ध चल रहा है, ठीक है। उसको हम राष्ट्रीय आपातकाल कहेंगे। जैसे भारत में किसी के साथ युद्ध चल रहा होता तो, और युद्ध के दौरान क्या होता है कि आप कहोगे कि हमारे पास अनुच्छेद 15 जो कि हमें देता है कि जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, हमारे साथ किया जा रहा है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में कहोगे तो सुप्रीम कोर्ट कहेगी देखो बेटा राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है, आपके पास अनुच्छेद 20 है और 21 है, इसके अलावा सारे के सारे अनुच्छेद आपके फिलहाल के लिए निलंबित है। जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल खत्म होगा आपके पास आपकी जो समस्या है तब सुनी जाएगी। तीसरा, अर्धसैनिक बलों और पुलिस और जो भी हमारे पास जांच एजेंसियां होती हैं उनके जो होते हैं मौलिक अधिकार में संसद कटौती कर सकती है। अर्धसैनिक बल सेना भी होती है, लेकिन सेना के लिए डिफेंस उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री काम करती है। अर्धसैनिक बल, पैरामिलिट्री फोर्सेस, और आपके पास हो गया पुलिस, ये क्वेश्चन पूछा गया था, पुलिस और जांच एजेंसियां। जांच एजेंसियां इनके मूल अधिकारों को कटौती या निलंबित किया जा सकता है, इनके मूल अधिकारों को। इसलिए आप देखते हो कि आर्मी मैन जो होते हैं, जो आर्मी मैन होते हैं वो ज्यादातर बात नहीं करते हैं, जो लोग फोर्सेस से संबंधित होते हैं ना। ऐसा नहीं होगा कि किसान वाले बिल मुद्दे पर मुझे ये बात करनी है। नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंदर आप नहीं देखोगे किसी भी पुलिस वाले को, किसी भी IPS ऑफिसर को या किसी सेना के रैंक वाले ऑफिसर को, किसी सेना के रैंक वाले को अपने वक्तव्य कहते हो। उनका दरअसल फंडामेंटल राइट सस्पेंडेड रहते हैं बहुत सारे, और अनुच्छेद 33 होता है ये, जिसके तहत हमारा जो संसद है वो इनको सस्पेंड कर देती है, ठीक है। और तीसरा, एक और अंतिम पॉइंट बचा है जहां पर आपके पास सैन्य शासन चल रहा हो। सैन्य शासन कहाँ होता है, इसको बोलते हैं मार्शियल लॉ। मार्शियल लॉ तो एक्चुअली राष्ट्रीय आपातकाल जब हमारे देश का किसी दूसरे देश से युद्ध चलेगा तो हमारा पूरा देश जो है ज्योग्राफिकल एरिया वो अफेक्टेड हो गया, ठीक है, प्रभावित हो गया। लेकिन किसी जगह पर, मान लीजिए किसी राज्य के किसी जगह पर, केवल थोड़ी सी जगह पर, किसी जिले पर जो है उपद्रव मच रहा है, तो ऐसे में क्या करेगा, वहां का अगर प्रशासन नहीं संभाल पा रहा उसको, वहां की पुलिस नहीं संभाल पा रही है, तो ऐसे में क्या होगा, वहां पर मिलिट्री भेज दी जाएगी और मिलिट्री वाले अपना रूल एस्टैब्लिश कर लेंगे, जिसको हम सैन्य शासन कहते हैं, मार्शियल लॉ कहते हैं। मार्शियल लॉ के दौरान भी कुछ आपके जो मौलिक अधिकार होते हैं सस्पेंड किए रहते हैं, कुछ मौलिक अधिकार निलंबित किए जाते हैं, ठीक है। ये 3-4 चीजें थी, कल को हम इनको और डिटेल में पढ़ेंगे और बचे हुए मौलिक अधिकार को आर्टिकल बाय आर्टिकल समझेंगे, ठीक है। छुट्टी करते हैं।